नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अच्छे होगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। तो आज फिर 5 मिनट के लिए आपसे रूबरू होने के लिए मैं आया हूँ। बात करते हैं आज बजट 2024 के बारे में। आइए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पाइन ट्री एकेडमी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट करें एंड फॉलो द चैनल आल्सो। बजट 2024 के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 फरवरी को हर साल बजट वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस बार भी 1 फरवरी को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट को पेश किया और यह उनके द्वारा पेश किया गया 6ठी बार का बजट है जो अब तक किसी भी वित्त मंत्री द्वारा सर्वाधिक है। मतलब किसी भी वित्त मंत्री ने 6 बार बजट पेश नहीं किया। निर्मला सीतारमण जी हमारी ऐसी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने ये 6ठी बार पेश किया है। तो ये जो 1 फरवरी 2024 को बजट प्रस्तुत किया गया है, इस बजट को नाम दिया गया है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट और आम बजट में क्या अंतर है? देखिए, जैसे कि इस साल चुनाव होने हैं, तो चुनाव से पहले का जो बजट है, मतलब 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, उस बजट को हम अंतरिम बजट बोलते हैं। और जो मेन बजट है, जो इस साल का आम बजट होगा, वो जो भी पार्टी चुनाव जीत के आएगी, चुनाव जीतने के बाद वो उस बजट को पेश करेगी, उसको फिर आम बजट कहेंगे। तो ये भाजपा सरकार द्वारा दूसरा अंतरिम बजट है। पहले भी एक बार चुनाव थे, उससे पहले अंतरिम बजट पेश किया गया था और ये भी अंतरिम बजट है जो इस बार 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया है। तो इस बजट में देखिए, सबसे मेन बात जो है, हम उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे जो आपके काम की हैं। बाकी जो काम की नहीं है, उस किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। इसमें 4 जातियों का जिक्र करा गया है। वो 4 जातियाँ हैं: गरीब, महिलाएं, युवा, किसान। ये चारों जातियों का मेन बात, इन्हीं के ऊपर फोकस किया गया है, ऐसा सरकार का कहना है। तो जो बजट है 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया है, उसके मुख्य बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। आइए, सबसे पहला मुख्य बिंदु जो है सरकार का, वो ये है कि 2030 तक हमें $7 ट्रिलियन की जीडीपी को बनाना है। अपने देश की जीडीपी को 2030 तक $7 ट्रिलियन बनाना है। नंबर दो जो मुख्य बिंदु है, मुझे लगता है वो है रिसर्च फील्ड में 1 लाख करोड़ का लोन। मतलब जो हमारा रिसर्च फील्ड है, उसमें सरकार ने 1 लाख करोड़ का लोन देने की घोषणा की है शोध क्षेत्र में। तीसरा है ई-नैम, जिसे आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। जो ई-नैम है, उससे हमारे देश की 1361 मंडियों को जोड़ा जाएगा। ये पॉइंट किसानों के लिए है, मतलब ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा सरकार का। तो ई-नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से 1361 मंडियों को जोड़ा जाएगा। सरकार ने बताया कि पिछले वर्षों में उन्होंने 7 नए आईआईटी, 16 नए IIIT और 15 नए एम्स और 390 नई यूनिवर्सिटीज का अनावरण किया है। सरकार ने ये बताया, पिछले वर्षों में हमने जो है 7 नए आईआईटी, 16 नए IIIT, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटीज को बनाया है। इसमें जो मुख्य बिंदु है वो है 9 से 14 वर्ष की आयु की सभी लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाया जाएगा सरकार की तरफ से फ्री। 9 से 14 वर्ष की आयु की सभी लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका फ्री में सरकार की तरफ से लगाया जाएगा। और बताया है सरकार ने कि जो अंत्योदय अन्न योजना है, जिसके तहत हमारे गरीब भाइयों को, जिनके पास बीपीएल कार्ड हैं, उनको जो अन्न मिलता है, तो उसमें एक पॉइंट उन्होंने ये जोड़ दिया कि 2026 तक सभी बीपीएल धारकों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत 18 रुपये 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से चीनी मिलेगी। और सबसे मुख्य जो बिंदु मुझे लगा है, वो उन्होंने सरकार ने घोषणा की है कि वो 3 नए रेल कॉरिडोर बनाएगी। 3 नए रेल कॉरिडोर। नंबर 1 मिनरल्स एंड सीमेंट का कॉरिडोर होगा। मतलब जो हमारी मालगाड़ी सीमेंट या मिनरल्स का आवाजाही करती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उसके लिए एक अलग डेडिकेटेड कॉरिडोर होगा। दूसरा, जहाँ पे हाई ट्रैफिक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक है, जैसे
फॉर एग्जांपल आप दिल्ली मुंबई की बात कर लीजिए, जो दिल्ली मुंबई लाइन है उस पर बहुत हैवी ट्रैफिक है, तो उसके लिए एक अलग कॉरिडोर बनाया जाएगा। और तीसरा है पोर्ट कनेक्टिविटी, जितने भी देश के पोर्ट हैं उनकी कनेक्टिविटी को सभी को सुगम करने के लिए पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए भी एक रेल कॉरिडोर बना जाएगा। तो 3 ये रेलवे को सौगात दिए हैं, 3 नए रेल कॉरिडोर जो बनेंगे, एक मिनरल सीमेंट के लिए, एक जहाँ पर हाई ट्रैफिक है वहाँ के लिए, और एक पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए, रेल यातायात को सुगम बनाने के लिए। रेलवे की ही बात कर लेते हैं, तो रेलवे में दूसरा पॉइंट ये है कि 40,000 नए कोचों को वंदे भारत में कन्वर्ट किया जाएगा। वंदे भारत के जो कोच हैं उसकी तर्ज पे जो हमारे पुराने कोच हैं उनको 40,000 कोचों को चेंज करके वंदे भारत जैसे आधुनिकीकरण किया जाएगा। और 5 सालों में 2 करोड़ नए घर पीएम आवास योजना के तहत और बनाए जाएंगे। नेक्स्ट जो 5 साल हैं उनमें 2 करोड़ नए घर पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। लखपति दीदी जो योजना हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम जी ने स्टार्ट की थी, लखपति दीदी योजना, उसकी संख्या 2 करोड़ से बढ़ाकर अब 3 करोड़ कर दी गई है। मतलब 1 करोड़ महिलाओं को और जोड़ दिया गया है उसमें। जो लखपति दीदी स्कीम है उसका 1 करोड़ और महिलाओं को लाभ मिल सकेगा। पहले 2 करोड़ था, अब संख्या बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी गई है। और लास्ट में बात कर लेते हैं 2070 तक, ये तो हमारा पहले से ही चल रहा है, 2070 तक कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो करने का लक्ष्य है। हमारी भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2070 तक हम जो कार्बन एमिशन है उसका नेट जीरो कर देंगे। लास्ट में है सौर ऊर्जा मुफ्त बिजली योजना, 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने श्री राम मंदिर जी के अनावरण के दिन ही ये घोषणा की थी शाम को कि सौर ऊर्जा मुफ्त बिजली योजना एक स्टार्ट करेंगे, जिसमें 1 करोड़ घरों को शुरू के 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। ये थी मुख्य बातें जो निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2024 को हमारा बजट पेश किया है उसमें। उसके अलावा देखिए जो आयकर स्लैब है, मतलब इनकम टैक्स जो स्लैब है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं है, पुराने वाला ही फॉलो होगा, जो पुराना इनकम टैक्स का स्लैब है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। और लास्ट में हम देखते हैं कि रुपीज आता कहाँ से है और जाता कहाँ से है। मतलब जो हमारी सरकार की जो कमाई है वो कहाँ से होती है और कहाँ पर जाती है, इसको देखना है। मतलब अगर जो सरकार 1 रुपया कमाती है तो कहाँ से कमाती है और वो जाता कहाँ है, ये देख लेते हैं। अभी रुपीज़ कम फ्रॉम और गोज़ टू, इसका मतलब ये है। तो सबसे ज़्यादा मान लीजिए 1 रुपया कमाती है सरकार, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आता है वो आता है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। मतलब हम जो लोन लेते हैं या फिर अदर लाइबिलिटीज़, जैसे कुछ बेच दिया, कुछ भी सरकार ने अपना बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो उससे जो पैसा आता है वो सबसे ज़्यादा आता है। 1 रुपये में उसका 28% हिस्सा है। 1 रुपये में 28 पैसे हमें वहाँ से मिलता है, या तो उधार लेने से या कुछ बेचने से। और बाकी तो ये सब छोटे छोटे हैं, जैसे कॉरपोरेट टैक्स है उससे 17% आता है। मतलब 1 रुपये में 17 पैसे कॉरपोरेट टैक्स से आते हैं। इनकम टैक्स से 19% आता है। जो हमारा आयकर टैक्स है, आयकर है हमारा, उससे 1 रुपये में 19 पैसे आते हैं। और सबसे ज़्यादा पैसा हमारा जाता कहाँ है? इंटरेस्ट पे करने में। 1 रुपये में 20 पैसे हमारे इंटरेस्ट पे करने में चले जाते हैं। कौन सा इंटरेस्ट? जो मैंने अभी बताया, जो हम लोन लेते हैं, जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, कि किसी सरकार से लोन ले लिया या कहीं और से लोन उठा लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, IMF से ले लिया, एशियन बैंक से ले लिया, तो वो जो हम लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट पे करने में हमारे 1 रुपये में से 20 पैसे वहाँ पर जाते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा हमारा वहाँ पर खर्च होता है, जिसको बोलते हैं 20%। और स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी, जो हमारा राज्यों का शेयर है उसमें भी 20% जाता है। उसमें भी सरकार का 1 रुपये से 20 पैसे जाता है। वो तो देना ही है राज्यों को डेवलप करना है, तो राज्यों को पैसा देना है ना केंद्र सरकार को, तो उसी में हमारा 20% चला जाता है। बाकी उसके बाद सेंटर सेक्टर स्कीम जो हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उस पर हमारे 16% खर्च होता है। डिफेंस पे 8% खर्च होता है। सब्सिडी पे 6% खर्च होता है। और अदर एक्सपेंडिचर
9% है। तो ये थी बजट की मोटी मोटी बातें। मैंने उन सभी पॉइंटों को इसमें इंक्लूड कर लिया है जो मुझे लगते हैं बहुत महत्वपूर्ण थे, या हमें परीक्षा की तैयारी के लिहाज के अलावा भी आम आदमी को भी, मतलब जो परीक्षाएं नहीं दे रहे हैं आम आदमी से मतलब, उनके लिए भी ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पता होना चाहिए इस बार बजट में जो अंतरिम बजट था उसमें क्या हुआ है। इसके बाद जब इलेक्शन होंगे, जो भी सरकार जीत कर आएगी वो अपना अलग से फिर बाकी समय के लिए बजट पेश करेगी। ये केवल इलेक्शन तक के समय के लिए बजट है, इसीलिए इसे अंतरिम बजट कहा गया है। आपने मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।